हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़ोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के करीब आपके एग्ज़ाम्स में है और आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपके लिए कैसे अच्छी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस लेकर आऊँ, सो दैट कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे लेवल की हो जाए। इसी सीरीज़ में बेटा जी मैं आज आपको क्लास 11th का सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है क्लास 11th के एग्ज़ाम में पूछे गए थे उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। तो मैं इस पेपर को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू है, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी हम यूजर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रिलायबिलिटी होती है, रेलिवेंस होते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है और इसका आंसर है डी। बेटा जी इसका आंसर हो गया डी। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। इसको लेकर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि आंसर लेजर होगा या अकाउंट होगा। बेटा जी यहाँ पर पूछा है पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस, यानी जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं और वो कैश का समराइज रिकॉर्ड होता है। तो उसका आंसर है बेटा जी सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे बेटा जी। इसमें लिखा है दोज एसेट्स विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जो फिजिकली टच की जा सकती हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, टच किया जा सकते हैं, जिसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस होती है, उनको टेंजेबल एसेट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो गुड्स बिजनेस के पास अवेलेबल है बेचने के लिए उसको बेटा जी स्टॉक बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है बेटा जी हमको, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस। अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड में एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं उस इनकम से तो ऐसे में इसको बेटा जी हम अपना लॉस मानेंगे। करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक करंट एसेट्स होता है, बीआर करंट एसेट्स होता है, डेटर करंट एसेट्स होता है, मोटर कार टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स होती है। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी 6। नेक्स्ट पे आते हैं, 7th नंबर पे लिखा हुआ है हमको विच वन एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटी। बी आर करंट एसेट्स होते हैं, डेटर करंट एसेट्स होते हैं, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी होते हैं। 8 नंबर पे गुडविल क्या है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इसका आंसर है बेटा ए। द पर्सन हु स्टिल्स ओवेज सम अमाउंट टू बिजनेस, यानी जो पैसा किसी को बिजनेस से लेना है या उसे बिजनेस को देना है। आप जानते हैं हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, तो जो पैसा हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पर्सन से लेना है उसको हम बोलेंगे बेटा जी डेटर। इट इज कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सर्विस को डिलीवर करने में जो भी हमारी कॉस्ट आती है बेटा उसको एक्सपेंस बोलते हैं। इसका आंसर है ए। एनी डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज और पर्सन विच मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, दो पर्सन्स के बीच में या दो पार्टीज के बीच में जो लेन देन होते हैं जिन्हें मनी की टर्म में मेजर किया जाता है उनको ट्रांजैक्शन बोलते हैं बेटा जी। 12th नंबर, ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आपने बहुत बार डेफिनेशन पढ़ी होगी, टीचर हमेशा बोलते हैं क्लास में। परचेजेस रेफर टू द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, जो माल हम बेचने के पर्पज से खरीदते हैं उसे परचेज बोलते हैं। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट्स, इनमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है। इसका आंसर है बेटा बी आर। द अमाउंट ऑफ कैश गुड्स विच इज विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, इसको हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। 16 नंबर, हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, लूका पेसियोली। 1494 में लूका पेसियोली ने अकाउंट के ऊपर पहली बुक लिखी थी, उस बुक का नाम बेटा जी सूमा था। ये बुक बेटा जी इटली के वेनिस शहर में पब्लिश हुई थी, इटली के वेनिस शहर में पब्लिश हुई थी और ये 1494 में पब्लिश हुई थी और इसका नाम था सूमा बेटा जी। इसी में लूका पेसियोली ने बेसिकली अकाउंटिंग के सिंपल से मेथड को एक्सप्लेन किया था कि हम अकाउंट में हर ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखते हैं, एक बार डेबिट में, एक बार क्रेडिट में। उस बुक में डेबिट को डेबिटो बोला गया था और क्रेडिट को क्रेडिटो बोला गया था, जो बाद में लैटिन भाषा में डेबिट और क्रेडिट बन गए थे। पहले इटालियन में ये वर्ड थे,
डन। और हम अकाउंट में हर चीज़ को 2 बार लिखते हैं, इसलिए हम अकाउंट को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं बेटा। जी बेटा, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सेट ऑफ बुक्स नॉन एज बेटा बुक कीपिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है, यानी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो बनाते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। इसका आंसर है डी। विच वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन? बेटा जी, मैंने जो मशीन खरीदने पे पैसा खर्च किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बाकी सब रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंस है। और सेल ऑफ गुड्स रिवेन्यू इनकम है। परसेंटेज रिडक्शन फ्रॉम लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस में हम जो भी डिस्काउंट देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, बेटा उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मींस हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक एस्पेक्ट्स को डेबिट में लिखते हैं, एक एस्पेक्ट को क्रेडिट में लिखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा 2 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के। मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉन डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन 23 पे आते हैं। द रेवेन्यू इज एज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन ए लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। बेटा अगर मैंने किसी पार्टी को माल सेल कर दिया है, गुड्स डिलीवर्ड कर दिया है, भले ही उससे पैसा रिसीव नहीं हुआ है बट मेरे पास लीगल राइट्स आ गए हैं उससे पैसा लेने के, तो ऐसे में ये कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन होता है? तो इसको बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। अगर हमने किसी पार्टी को गुड्स डिलीवर्ड कर दिया या सर्विस डिलीवर्ड कर दिया है और हमने उसको वो चीज़ सेल कर दी है, तो ऐसे में हमारे पास लीगल राइट्स हैं उससे पैसा लेने के, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। The concept that state the reasonable material fact that disclose through the financial statement and informing notes is full disclosure। बेटा जी, हम कोशिश करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते समय सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्क्लोज करें, सो दैट कि जो यूजर्स है वो हमारी कंपनी के बारे में डील करते समय बेटर डिसीजन ले पाए। द कंसेप्ट दैट एंटीसिपेट द लॉस नॉट द प्रॉफिट, वो कंसेप्ट कौन सा है जिसमें हम लॉसेस के लिए तो प्रोविजन बनाते हैं, यानी लॉसेस के लिए तो हम अमाउंट रिजर्व करके चलते हैं, लेकिन प्रॉफिट के लिए हम किसी तरह की कोई अमाउंट रिजर्व नहीं करते हैं। इसको कंजर्विज्म कंसेप्ट कहते हैं या कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस भी बोलते हैं बेटा। द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू आइडेंटिफाई एरिया इन विच यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड इज रिक्वेस्टेड, यानी हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1977 में स्टेब्लिश हुआ था, आप याद रखिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का मेन काम है जो भी इंडस्ट्री है या जो भी सेक्टर है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के कुछ गाइडलाइंस, कुछ सेट रूल्स बनाते हैं जो प्रॉपरली उस इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल हो सकें। इसलिए यूनिफॉर्मिटी, यानी उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते समय उसमें एक तरह की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो स्टैंडर्ड्स को ड्राफ्ट करता है, उनके ऊपर डिस्कशन करता है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव, वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा जी, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा सी इसका आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके नेक्स्ट आता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एक ही बात है, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी ए। 28 नंबर, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल? बेटा जी, तो यहाँ पर ऑप्शन है बेटा जी रियल, नॉमिनल, पर्सनल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। यानी टीचर हमसे पूछ रहा है कि बैंक अकाउंट कौन सा होता है। बेटा जी, जो रियल नेम होते हैं यानी कि राम, श्याम, मोहन, वो तो रियल नेम्स में आते हैं। इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, टाटा इन्फोसिस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ये आर्टिफिशियल पर्सनस होते हैं। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में बेटा जी आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आते हैं, तो बेटा जी इसका आंसर है सी। उसके नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है बेटा जी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, इसका आंसर है डी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और इसके अलावा एडवांस इनकम या अनएक्रूड इनकम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, अगर हमने फर्नीचर नकद खरीदा है तो बेटा जी हमारे पास से कैश गया होगा और फर्नीचर इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर है बेटा जी डी। यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रखे हैं टीचर ने 2-3, आइए हम उनको सॉल्व करते हैं।
देखिएगा बेटा, यहाँ पर दिया है टीचर ने कैपिटल 2 लाख की है, लायबिलिटी 40,000 की है। आप जानते हैं बेटा जी, एसेट्स इजिकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ दें तो बेटा जी क्या आ जाएगा, एसेट्स आ जाएगा। इसका आंसर है बेटा जी ए। उसके बाद दिया हुआ है एक्स ने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो 1 लाख रुपए उसके पास कैपिटल थी, यानी 1 जनवरी में उसके पास जो कैपिटल थी मैं उसको क्या बोलूंगा, ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा जी ये हो गई ओपनिंग कैपिटल, जो कि उसके पास कितने रुपए की थी, 1 लाख रुपए की। डन। उसके नेक्स्ट बेटा जी उसने 30,000 रुपये फ्रेंड से बोरो किए हैं, वो लोन हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है हमको 30,000 रुपये का। उसके नेक्स्ट बेटा जी प्रॉफिट को मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। उसके बाद ड्राइंग्स दी हुई है 10,000 रुपये की, जिसको मैं लेस कर दूंगा। तो टीचर ने पूछा है एट द एंड उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, तो आंसर विल बी 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पर आंसर है बेटा जी ए। यहाँ पर टीचर ने कहा है कि हमने 20,000 रुपये का माल कैश में बेचा है और 30,000 रुपये का माल उधार बेचा है। टोटल बेटा जी हम लोगों ने 50,000 रुपये का गुड्स सोल्ड किया है। ये हमें गुड्स की कॉस्ट दी हुई है कितने रुपए की, 50,000 की कॉस्ट का माल बेचा है और 10% लॉस पर बेचा है, यानी 5,000 के लॉस पर बेचा है। तो हम लोगों ने एक तरीके से 45,000 का गुड्स बेचा है। तो इसका आंसर होगा बेटा जी ए। उसके नेक्स्ट बेटा जी हमको क्या दिया हुआ है, 34 में दिया हुआ है कि हमने 18,000 का गुड्स बेचा है, 25% प्रॉफिट ऑन सेल। ये छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब मुझे पता नहीं इसके लिए आपको भी ट्रिक आती है नहीं आती है, फिर भी मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। बेटा जी मान लीजिए ये पेन, ये जो पेन आप देख रहे हैं ये मैं 4 रुपए का खरीदता हूँ और अपनी दुकान पर कस्टमर को 5 रुपए का बेच देता हूँ। तो बेटा जी कितनी कॉस्ट है, 4 रुपए की। मैंने कितना प्रॉफिट लिया, 1 रुपए का। कितने रुपए का बेच दिया दुकान पे, 5 रुपए का। डन। आगे आपको समझ में, यानी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ें तो सेल आ जाता है। तो बेटा जी याद रखिएगा, अगर कोई परसेंटेज कॉस्ट पे दी है और हमें सेल में उसे कन्वर्ट करना है तो +1 का रूल लगेगा। डन। यानी कोई परसेंटेज कॉस्ट पे दी हुई है और हमें उसे सेल में कन्वर्ट करना है तो +1 का रूल लगेगा। यानी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़े तो सेल आता है। ऐसे ही सेल में से अगर हम -1 कर दें तो हम कॉस्ट में आ जाएंगे, यानी सेल में से प्रॉफिट घटा दें तो कॉस्ट आ जाएगी। ये मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक समझा रहा हूँ इसे करने की। अब ये जो +1 और -1 है ये कैसे करना होता है, बेटा जी आप ऐसे समझो कि अगर मुझे कोई चीज़ कॉस्ट का 20% दिया है तो यानी कि 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5। 20% यानी 20/100, तो कॉस्ट का 1/5 है। तो बेटा जी ये जो +1 करना है ये नीचे वाली डिजिट में करना है इसमें। तो अगर कॉस्ट का 1/5 है तो वो सेल का 1/6 माना जाएगा। जो चीज़ सेल का 1/6 है उसमें से 1 स्टेप घटा दें तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन में बेटा जी, हमारे इस क्वेश्चन में सेल का 25% है। 25% को बेटा जी मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, 1/4 लिख सकते हैं। तो जो चीज़ कॉस्ट का 1/4 है, सेल का 1/4 है, जो चीज सेल का 1/4 है वो कॉस्ट का कितना होगा, 1 स्टेप घटा दें तो 1/4 में से 1 घटा दूं तो कॉस्ट का कितना होगा, 1/3। यानी अगर कोई चीज कॉस्ट का 1/3 है, 1 प्लस करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा। कोई चीज कॉस्ट का 1/5 है, 1 स्टेप प्लस करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 में से अगर हम 1 स्टेप घटाएंगे तो 1/5 आएगा। 1/4 में से 1/3 घटाएंगे तो बेटा जी 1 घटाएंगे तो 1/3 आएगा। अब आप यहाँ पर देखो कि हमने कितनी कॉस्ट का माल बेचा है, हमने 18,000 रुपये की कॉस्ट का माल बेचा है। सेल का 1/4 यानी सेल का 25% यानी सेल का 1/4 है तो कॉस्ट का कितना होगा, 1/3। अगर मैं इसका 1/3 निकालूं तो बेटा जी मुझे 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। टीचर ने पूछा है आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका आंसर है बेटा जी ए। यहाँ पर लिखा है कि हमने 24 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है, 1 लाख रुपए के हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए। अगर आपने कोई भी एसेट्स खरीदी और उसे खरीदते समय ऊपर से आपने कोई पैसा लगाया है तो वो उसी की कॉस्ट में प्लस हो जाता है। तो 24 लाख में 1 लाख जुड़ जाएंगे। 2% ब्रोकरेज दिए, याद रखिएगा जो ब्रोकरेज होता है वो एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। तो 24 लाख का 2% बेटा जी कितना होगा, 24 लाख का 2% 48,000 होगा। तो 24 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, 1 लाख रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए, 2% ब्रोकरेज दिए, तो 24 लाख 25 लाख 48,000 रुपये उस एसेट्स की कॉस्ट हो गई। तो इसका आंसर है बेटा जी डी। इसने कहा है व्हेन डेबिट एज वेल क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो डेबिट में भी रिकॉर्ड होती है और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड होती है कैश बुक में, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में टीचर ने पूछा है बेटा जी, परचेज रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं बेटा जी। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बुक बोलते हैं। इफ नेचर ऑफ कैश बैलेंस,
अगर नेचर ऑफ कैश बैलेंस इज नॉट मेंशन इन कैश बुक, अगर हमें कैश बुक के क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि जो स्टार्टिंग में हमें बैलेंस गिवन है वो पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस बांधते हैं और कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। जनरल प्रॉपर क्या होता है बेटा जी, आप जानते हैं सब्सिडरी बुक का ये क्वेश्चन है। उसमें सब्सिडरी बुक में एक कैश बुक बनाते हैं, एक परचेज बुक बनाते हैं, एक सेल्स बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं, बीआर बुक बनाते हैं, बीपी बुक बनाते हैं और लास्ट में जनरल प्रॉपर बनाते हैं। जो एंट्री इन 7 बुक्स में नहीं आती है, यानी कैश बुक में नहीं आती है, परचेज बुक में नहीं आती है, सेल्स बुक में नहीं आती है, परचेज रिटर्न बुक में नहीं आती, सेल रिटर्न बुक में नहीं आती, बीआर बुक में नहीं आती, बीपी बुक में नहीं आती, वो सारी एंट्री जनरल प्रॉपर में आती हैं। जनरल प्रॉपर में नॉन कैश नॉन गुड्स वाली एंट्री आती है। इसका आंसर है बेटा जी डी। जो ट्रांजैक्शन अदर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती हैं वो सब बेटा जी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं। यहाँ पर लिखा है कि हमने एक कस्टमर को 10,000 का माल बेचा और हमने उसे कहा था कि अगर आप 7 डेज के अंदर पेमेंट करेंगे तो हम 5% का डिस्काउंट देंगे। बेटा जी परसेंटेज के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि अगर पर एनम नहीं लिखा तो ये 5% डायरेक्ट सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा। अगर पर एनम लिखा होता है तो हमें पीरियड ध्यान रखना पड़ता है कि कितने दिन पहले पेमेंट किया है। तो यहाँ पे 10,000 का माल बेचा है, 5% के हिसाब से 500 का डिस्काउंट हुआ, तो ऐसे में कस्टमर से कितने पैसे मिले होंगे? 9,500 रुपये। तो ये था बेटा जी सत्यकाम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का हाफ ईयरली का पेपर, जिसे मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भी आपके स्कूल के पेपर्स को सॉल्व करके दिखाऊं तो प्लीज़ आप लोग अपने स्कूल का पेपर मेरे साथ शेयर करिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर वो टॉपिक आप मुझसे सीखना चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक्स को आपको वीडियोस के थ्रू समझाऊं, तो बेटा जी आप मेरे नंबर पर अपने क्वेश्चंस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके साथ वीडियो बनाकर उस क्वेश्चन पेपर को शेयर करूंगा। ये मेरा नंबर है बेटा जी, लीजिए ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो 8439475505, 8439475505, ये बेटा जी मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर ये वीडियो सच में यूजफुल है तो इसे और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।